हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन वेयर वी एम टू रीच एंड टीच बिलियन पॉपुलेशन। तो प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करते हैं अपने 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड के सबसे पहले चैप्टर को, जो कि है सॉलिड स्टेट। जैसे कि आप सब जानते हैं, अब कारवां शुरू हो ही गया है, तो हम पहले चैप्टर से शुरू करेंगे सॉलिड स्टेट, उसके बाद सॉल्यूशन, फिर आयनिक, फिर ऐसे पूरे 12th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री को खत्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट। अब हम सब जानते हैं सॉलिड स्टेट कब एग्जिस्ट होती है, जब पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। सर ये पार्टिकल क्या होता है? ऑब्वियसली सॉलिड किसी चीज़ से बना होगा। ठीक है, तो सॉलिड जिस चीज़ से बना होता है उसी को हम क्या कहते हैं? पार्टिकल। जैसे कि अगर आप नमक की बात करो तो नमक किससे बना है बच्चों? Na+Cl- दैट इज आयन। अगर आप डायमंड की बात करो तो वो किससे बना है? कार्बन। ठीक है, तो जो सॉलिड है ये जिससे बना होता है उसे हम कहते हैं पार्टिकल। एंड पार्टिकल कैन बी एटम और इट कैन बी आयन, या फिर ये हो सकता है मॉलिक्यूल। ये तीनों ही आपको पढ़ना है। ठीक है, एटम, आयन या फिर मॉलिक्यूल। किसी भी सॉलिड में जो भी पार्टिकल होंगे वो यही होंगे एज फार एज आर सिलेबस इज कंसर्न। या तो एटम होगा, या तो आयन होगा, या तो फिर मेरे भाई मॉलिक्यूल होगा। एटम मतलब सिंगल, आयन मतलब कटायन अनायन, और मॉलिक्यूल तो आप जानते ही हो, दो या दो से ज़्यादा एटम मिलके बना देते हैं। तो ये था। अब हमें नेक्स्ट पढ़ना है डिफरेंस। तो चलिए, इसे मैं कहता हूँ कि भाई तू थोड़ा साइड में आ जा, ताकि हम चैप्टर को और आगे लेके जा सकें। तो या यहाँ पे आ जा। यस। अब जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। सॉलिड को क्लासिफाई कैसे किया जाता है? तो जैसे कि हमारा सिलेबस है, इसमें सॉलिड को हमने दो ही कैटेगरी में क्लासिफाई किया है। कौन सी है वो दो कैटेगरी? जी हाँ, पहली आती है क्रिस्टलाइन सॉलिड, और जो दूसरी आती है मेरे प्यारे बच्चों वो आती है एमॉर्फस सॉलिड। अब इनके बीच का हमें पढ़ना है डिफरेंस। तो चलिए पहला पॉइंट देखते हैं हम सॉलिड स्टेट का। जी हाँ, क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्या होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड प्यारे बच्चों? क्रिस्टलाइन सॉलिड ये होता है जिसमें जो पार्टिकल है इनका अरेंजमेंट रेगुलर होता है। पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसा होता है प्यारे बच्चों? रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। मतलब अरेंजमेंट जो है वो एकदम सीक्वेंस में होता है, जैसा यहाँ पे है वैसा यहाँ पे, जैसा लेफ्ट में वैसे राइट में। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे ले लेता हूँ मैं कुछ। अब देख रहे हैं मैं यहाँ पे क्यूब ले रहा हूँ। जी हाँ, ये क्यूब से मुझे आपको ये समझाना है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड आखिर में होता क्या है। ये अरेंजमेंट कर रहा हूँ।
अब आप यहाँ पे देख सकते, अब इस क्यूब को कंसीडर कीजिए जो मैं अभी ड्रॉ करने वाला हूँ, ये देखिए वाला। ये क्यूब को देखिए, आपको दिख रहा होगा जैसा ये क्यूब है पहला वाला फर्स्ट, ऐसा इसके बगल में सेकंड है, ऐसा इधर थर्ड है और ऐसा इधर फोर्थ है। बेसिकली ये जो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ये अरेंजमेंट है, आप देख रहे हैं अरेंजमेंट कैसा रेगुलर है। जी हाँ, तो ये है क्रिस्टलाइन सॉलिड। और जो एमॉर्फस होता है इसमें पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होता है प्यारे बच्चों, वो रैंडम होता है। कैसा होता है? रैंडम। तो आप इसे अच्छे से लिखेंगे, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इज रेगुलर इन थ्री डायमेंशनल स्पेस, ये भी लिखना जरूरी है, इन थ्री डायमेंशनल स्पेस, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे, तीनों एक्सिस पे अरेंजमेंट सेम होगा। और यहाँ पे क्या बोलोगे आप? अरेंजमेंट कैसा होगा? रैंडम। रैंडम मतलब कहीं पे पार्टिकल ए है तो कहीं पे बी है, कहीं पे दोनों ए आ गए, कहीं पे बी, मतलब कोई भी रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, रैंडम होगा। अब आ जाते हैं यहाँ पे दूसरा पॉइंट। अगर दूसरा पॉइंट देखें तो यहाँ पे जो मेल्टिंग पॉइंट है वो फिक्स होती है, फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, या फिर आप कह सकते हैं फिक्स हीट ऑफ फ्यूजन। मतलब एक फिक्स टेम्परेचर पे क्रिस्टलाइन सॉलिड मेल्ट होता है। जैसे मान लीजिए हमने किसी सॉलिड की मेल्टिंग पॉइंट ढूंढी और उसकी मेल्टिंग पॉइंट हमें मिली 85 डिग्री सेल्सियस, तो आप उसे जब भी गर्म करेंगे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कहीं पे भी, तो वो 85 डिग्री सेल्सियस पे ही मेल्ट होगा, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। आया समझ में? और यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पे टेम्परेचर रेंज होता है। क्या होता है? टेम्परेचर रेंज। एक फिक्स टेम्परेचर पे ये मेल्ट नहीं होता, इनका एक रेंज होता है। सर ये रेंज मतलब क्या है सर? रेंज मतलब ये है कि शायद वो सॉलिड 70 से लेके 80 के बीच में मेल्ट हो सकता है, या फिर 80 से लेके 90 के बीच में, कोई एक फिक्स टेम्परेचर पे वो मेल्ट होने वाला नहीं है। अब यहाँ पे एक और चीज, ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ये एन आइसोट्रोपिक होते हैं। कैसे होते हैं ये? एन आइसोट्रोपिक। सर ये एन आइसोट्रोपिक क्या होता है? बिल्कुल भी चिंता ना करें बच्चे, बताता हूं मैं आपको। और ये जो होते हैं ये कैसे होते हैं? आइसोट्रोपिक। समझ में आ रहा है? आप इन टर्म्स को ध्यान में रखिए। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है? आइसो। आइसो मतलब सेम होता है। और ये क्या है? एन आइसो मतलब सेम नहीं होगा। ठीक है, ये शब्द की मीनिंग मैं अभी बताता हूँ। ठीक है, अब एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ क्रिस्टलाइन सॉलिड की। तो जी हाँ, NaCl है, MgCl2 है, और क्या है? EaCl2। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, ये मैंने आयनिक लिखे, आप ले सकते हो। गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ये सारे भी क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन। और यहाँ पे है ग्लास, वुड, तार, जी हाँ, कोल, ये कार्बन का जला हुआ हिस्सा। मतलब यहाँ पे कोई भी अरेंजमेंट रेगुलर नहीं है एमॉर्फस में, और क्रिस्टलाइन में अरेंजमेंट क्या है? रेगुलर। वो आप देख सकते हो, ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, चलिए मैं अब आपको मतलब समझाता हूँ आइसोट्रोपिक का और एन आइसोट्रोपिक का। तो चलिए मैं अरेंजमेंट कर देता हूँ पहले। मान लीजिए ये हमारे पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है, थोड़ा कलर दूसरा ले। अब देखिए, जी हाँ, ये अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स है। ओके, अब मैं क्या करूंगा, अलग अलग डायरेक्शन से लाइंस खींचूंगा। अब देखिए जरा मैं कैसे करता हूँ। मान लीजिए ये ए डायरेक्शन, ये लाइन है जो कि है ये ए
और ये बी। ए बी लाइन पे आप देख रहे हैं, ए बी लाइन पे सारे पीले वाले डॉट, सारे पीले वाले पार्टिकल, सारे 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 कौन से हैं, पीले वाले पार्टिकल आपको दिख रहे हैं। अब जरा दूसरी लाइन को सिलेक्ट करते हैं, दूसरी लाइन को, ये देखिए, ये देखिए, ये क्या है, ई, ये सी और ये ई। ओके, आप देख सकते हैं सीडी पे, सीडी वाली लाइन पे सारे कौन से पार्टिकल है, जी हाँ, लाल वाले आ गए। तो चलिए एक और खींच लेते हैं कोई, ये देखिए, ये मैंने एक खींच ली, ई और एफ, ये ई हो गई और ये हो गई। तो आप देख रहे हैं ऑन चेंजिंग द डायरेक्शन, द ऑन चेंजिंग द डायरेक्शन, आप देख रहे हो पार्टिकल जो आ रहे हैं वो अलग अलग आ रहे हैं। तो जब आप डायरेक्शन को चेंज करोगे और प्रॉपर्टीज को मेजर करोगे, जैसे प्रॉपर्टीज कौन कौन सी, जैसे मान लीजिए आप इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ले लीजिए, आप इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को अलग अलग लाइन पे मेजर कर रहे हैं। मान लीजिए आपने पहले ए बी पे मेजर किया, फिर किस पे मेजर कर रहे हो, सी डी पे, और फिर किस पे मेजर कर रहे हो, ई एफ पे। आपको हर एक लाइन पे बच्चों अलग अलग वैल्यू मिलेगी। सर ये अलग अलग वैल्यू क्यों मिलेगी, क्योंकि जो पार्टिकल है वो अलग अलग आ रहे हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बदले अगर आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मेजर किया, इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे भी मेरे भाई वैल्यूज अलग अलग ही आने वाली है। सर कहने का मतलब क्या है, मतलब आपने डायरेक्शन चेंज किया तो प्रॉपर्टीज चेंज हो गई, उनकी जो वैल्यू है वो अलग अलग आती हैं। मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो यहाँ से इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ए बी लाइन पे कुछ अलग मिल रहा है, सी डी पे कुछ अलग मिल रहा है, ई एफ पे कुछ अलग मिल रहा है। मतलब ऑन चेंजिंग द डायरेक्शन द प्रॉपर्टी चेंजेस एंड दिस फेनोमेना इज कॉल्ड एज व्हाट, एन आइसोट्रोपी। तो क्या कहते हैं इसे, इसे कहते हैं हम लोग एन आइसोट्रोपी। तो आप चाहे तो डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। क्या होगी डेफिनेशन मेरे प्यारे बच्चों, ऑन चेंजिंग द डायरेक्शन the properties changes, this property is called as anisotropy and the solids are called as anisotropic। आगे समझ में। सर एमॉर्फस का भी बता दो। एमॉर्फस में क्या है यार, उनमें तो कोई रेगुलर अरेंजमेंट है ही नहीं, उनमें तो ऑलमोस्ट सारे पार्टिकल हर जगह आते हैं। समझ में आ रहा है, इधर उधर सब जगह सारे पार्टिकल आ जाएंगे, तो वहां पे आप डायरेक्शन चेंज भी करेंगे तो होगा क्या, प्रॉपर्टीज जो है वो सेम आती है। ठीक है, ऐसा। तो जो एमॉर्फस सॉलिड है उसके लिए आप क्या कह सकते हैं, एमॉर्फस सॉलिड के लिए, एमॉर्फस सॉलिड के लिए आप बोल सकते हैं, एमॉर्फस सॉलिड के लिए आप कहेंगे प्रॉपर्टीज रिमेन्स सेम इवन ऑन चेंजिंग द डायरेक्शन, properties remain same even on changing the direction and this property is called as what, iso मतलब same, आइसोट्रोपी। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम लोग, आइसोट्रोपी, और अमॉर्फस सॉलिड को हम कहते हैं आइसोट्रोपिक। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये था क्लासिफिकेशन बिटवीन व्हाट, क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट पे, दैट इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। तो मैं लिख देता हूं, सर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड तो आप पढ़ा चुके हो सर। अरे बांगड़ू, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ना है। इसे पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन। ठीक है, ओहो, चलिए कोई बात नहीं, इसे हम सीधा नहीं करने जाएंगे, हम अपने मेन टॉपिक पे आएंगे। तो हमें कौन कौन से टाइप के क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ना है, ठीक है। तो पहले हमें पढ़ना है आयनिक सॉलिड, दूसरा हमें पढ़ना है कोवेलेंट
कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड। तीसरा जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है मॉलिक्यूलर सॉलिड। और जो चौथा पढ़ना है मेरे बच्चों उसका नाम है मेटालिक। तो ये चार हमें पढ़ना है वन बाय वन। तो सबसे पहले आएगा आयनिक सॉलिड, फिर आएगा कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड, फिर आ जाएगा मेटालिक और लास्ट अरे मॉलिक्यूलर सॉलिड और फिर लास्ट में आ जाएगा मेटालिक। चलिए तो बिना किसी देरी के हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले अपना ले लेते हैं कौन सा, जी हाँ आयनिक सॉलिड। तो मैं यहीं से शुरू कर देता हूँ आयनिक सॉलिड। तो हेडिंग लगा लेते हैं हम आयनिक सॉलिड की। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे हमें चार चार सॉलिड के बारे में पढ़ना है, आयनिक सॉलिड, कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड मेटालिक सॉलिड। तो हम एक पैटर्न में पढ़ेंगे। सबसे पहले कोई भी सॉलिड हो उसका सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे कि उसके अंदर पार्टिकल कौन से, के अंदर पार्टिकल कौन सा। जैसे आयनिक सॉलिड है तो वो किससे बना है, आयन से बना है। मॉलिक्यूलर सॉलिड है तो वो किससे बना है, समझ में आया, मॉलिक्यूल से बना है। ओके, कोवेलेंट सॉलिड है वो किससे बना है, एटम से बना है। मेटालिक सॉलिड किससे बने, मेटल से। तो पहला हम देखेंगे उनके बारे में कि वो किस पार्टिकल से बने। और दूसरा क्या है, दूसरा है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उनके बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तीसरी चीज हम क्या देखने वाले हैं, जी हाँ हम उनकी प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। एंड मोस्टली कौन सी प्रॉपर्टीज देखेंगे बच्चों, फिजिकल, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फिजिकल स्टेट। सर वो तो सॉलिड ही होगी ना, अरे बाबा फिजिकल स्टेट सॉलिड ही है, बट कैसा होता है ना, कोई कोई सब्सटेंस रूम टेम्परेचर पे गैसियस स्टेट में रहते हैं, बट उसे अगर आप ठंडा करोगे ना तो वो सॉलिड में आएंगे। जैसे O2 का भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, आ रहा है समझ में, लेकिन कब, जब आप उसे ठंडा करोगे गैस से लिक्विड में आएगा और लिक्विड से फिर किस में आएगा, सॉलिड में। ठीक है, और फिर चौथा हम इनके देखेंगे एग्जाम्पल, वन बाय वन करके हम सबको निपटाएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले इसे लेंगे आयनिक सॉलिड। तो देखो आयनिक सॉलिड किससे बना होता है, जी हाँ आयन से। और आप सब जानते हैं आयन क्या होते हैं, कटायन एंड अनायन। सर ये जो कटायन तो वही है ना जो पॉजिटिव चार्ज होता है, अनायन तो वही है ना जो नेगेटिव चार्ज होता है। यस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। और अगर उसके बाद आप बात करें इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा होता है, तो प्यारे बच्चों इनके बीच में होता है आयनिक बॉन्ड, दैट इज नथिंग बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कटायन अनायन को खींचता है, अनायन कटायन को खींचता है। मेरे भाई एक कटायन बहुत सारे अनायन को खींचता है और एक अनायन बहुत सारे कटायन को खींचता है। अरे तो लफड़ा है, अरे भाई लफड़ा है तो क्या हुआ, पढ़ना तो है, समझ में आया। तो ये है आयनिक बॉन्ड, हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी पता चल गया। तो तीसरी चीज हम कौन से पढ़ने वाले हैं, जी हाँ प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, जनरली ये हार्ड और ब्रिटल होते हैं, हार्ड एंड ब्रिटल। सर हार्ड तो मैं भी हूँ, अरे भाई वो हार्ड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इन्हें कंप्रेस करोगे तो ये कंप्रेस नहीं होगे, बाकी तो सारे ब्रिलियनाइट ही हार्ड है, अपन को मालूम है। ठीक है, तो हार्ड और क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मतलब कैसे, जैसे कि अगर आप आयरन के पीस को कट करो तो देखो एक परफेक्ट क्लीवेज देता हो, अच्छे से कटता है। बट यहाँ पे अगर आयरन का पीस है आपके जैसे कि NaCl का पीस है, उसे आप कटने जाओगे तो कहीं से भी कट जाएगा। समझ में आया, जैसे जैसे एक आयरन के पीस को काटना और एक पत्थर को तोड़ना, पत्थर देखते हो कैसे भी टूट जाता है वैसे। ठीक है, तो आयनिक सॉलिड क्या होता है, हार्ड एंड ब्रिटल। और दूसरा क्या बोल सकते हो इस प्रॉपर्टीज में ही, प्रॉपर्टीज में और क्या कह सकते हैं हम कह सकते हैं दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के क्या है ये, पुअर कंडक्टर। बट प्यारे बच्चों याद रखना, बट इन एक्वस स्टेट, एक्वस स्टेट मतलब जब उसे पानी में घोल दोगे। क्वेश्चन आता है सर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं कर पाते, सर आयन है, आयन तो करने चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जोन है। तो प्यारे बच्चों जो आयन होते हैं ना वो सॉलिड स्टेट में फ्री नहीं होते हैं घूमने के लिए, इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते। बट जैसे ही आप उसे एक्वा स्टेट में डालते हो मेरे भाई, जैसे उसे पानी में डालते हो आयंस फ्री हो जाते हैं एंड दे कैन शो व्हाट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस।
ठीक है, बट इन एक्वा स्टेट इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कैन बी नोन। आया प्यारे बच्चों समझ में? चलिए लगे हाथ दूसरा भी कर लेते हैं। सर दूसरा क्या है? जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ। इसकी नेक्स्ट पॉइंट की मान लेते हैं इसे, तो अब सही है। चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हमने प्रॉपर्टीज की भी बात कर ली। एग्जाम्पल क्या है इसका? NaCl, ACl, MgCl2 सारे आयन है, जैसे Na प्लस Cl माइनस, K प्लस Cl माइनस, Mg2 प्लस और एक Cl के ऊपर -1। ठीक है, तो ये था हमारा किसके बारे में? जी हाँ, आयनिक सॉलिड के बारे में। लगे हाथ अब हम दूसरा पढ़ने वाले हैं, जो कि है हमारा क्या? कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड। प्यारे बच्चों, इतना अगर आप लिख देते हैं एग्जाम में तो आपको मार्क्स मिल। चलिए कारवा को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट को। दैट इज नथिंग बट व्हाट? यस, जो अब नेक्स्ट है उसका नाम है कोवेलेंट मॉलिक्यूलर, ओ लफड़ा हो गया, कोवेलेंट नेटवर्क होना, कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड। तो ये है हमारा कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड और इसी को हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में। तो जैसे कि आप समझ रहे हो, नाम में ही लिखा है कोवेलेंट, मतलब आप कह सकते हो एक दूसरे के कोऑपरेशन से, एक दूसरे के सहयोग से बॉन्ड बना है। ठीक है, तो ये बॉन्ड किसके बीच में बना होगा और ये कैसे सॉलिड स्टेट में आए होंगे? इनके पार्टिकल कौन से होते हैं? तो कोवेलेंट सॉलिड में जो पार्टिकल होते हैं बच्चों, वो एटम होते हैं। क्या होते हैं? एटम। आया समझ में? क्या सर कंपलसरी एटम हो सकते हैं? अरे नहीं भैया, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, बट हमारा महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस है, टेक्स्ट बुक से ही आएगा क्वेश्चन और टेक्स्ट बुक से बाहर अपन जाएंगे नहीं। जी हाँ, जब CET आएगा तब धमाल मचाएंगे। समझ में आ रहा है? जहाँ जहाँ CET के क्वेश्चन भी आने जैसे रहेंगे वो मैं बता दूंगा आपको। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है? एटम। ओ, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा है? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड। और वो भी कौन सा? नेटवर्क वाला। नेटवर्क वाला मतलब ए और ए के बीच में सिर्फ एक कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, एक ए बहुत सारे ए से जुड़ा है। समझ में आ रहा है? नेटवर्क स्ट्रक्चर है, नेटवर्क। समझ में आया? जैसे आपने अपने लोअर स्टैंडर्ड में डायमंड ग्राफाइट के बारे में पढ़ा है। जी हाँ, वही है। तो कौन सा है? कोवेलेंट बॉन्ड इन अ नेटवर्क फॉर्म। अब नेक्स्ट क्या आता है? प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टीज में आता है दे आर जायंट सॉलिड। जायंट सॉलिड मतलब इनका स्ट्रक्चर कंटिन्यूअस होता है, जैसे एक कार्बन चार कार्बन से, फिर वो चार कार्बन चार 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 से, ऐसे जाइंट नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। जाइंट सॉलिड नेटवर्क स्ट्रक्चर, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं। बट यहीं पे मैं आपको एक CET का क्वेश्चन भी बता देता हूँ बच्चों। अगर ग्रेफाइट आएगा तो याद रखना, ग्रेफाइट कोवेलेंट सॉलिड का ही टाइप है, बट वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो CET में आते हैं, वो भी बताना मेरा फर्ज है आपको। तो जाइंट नेटवर्क सॉलिड होते हैं, ओके। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होती है, पुअर कंडक्टर ऑफ क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी होती है। और यहीं पे मैं आपको बता दूं, डायमंड हीट भी बहुत अच्छा कंडक्ट करता है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है सर। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आगे है एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में आप क्या ले सकते हो? एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं बहुत सारे, क्या? डायमंड। फिर नेक्स्ट क्या आता है? ग्राफाइट, बोरॉन नाइट्राइड, बोरॉन नाइट्राइड, ओके। और फिर क्या आता है? बहुत सारे, फ्यूलरीन भी ले सकते हो आप। तो ये था हमारा कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड। अब लगे हाथ हम दूसरे को भी खत्म कर लेते हैं। इसके बाद जो आता है दैट इज मॉलिक्यूलर सॉलिड। कौन सा बच्चों? मॉलिक्यूलर सॉलिड।
मॉलिक्यूलर सॉलिड नाम में ही लिखा है, जनरली किससे बने होते हैं? जी हाँ, आप कह सकते हो दे आर मेड अप ऑफ व्हाट। सबसे पहला पॉइंट, दे आर मेड अप ऑफ व्हाट? मॉलिक्यूल। सर मॉलिक्यूल्स जैसे HCl, देन कम्स O2, N2, SO2, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल। ठीक है, अब दूसरा आता है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा होता है? मॉलिक्यूलर सॉलिड के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा होगा? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले होगा वीक डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। क्या है? वीक डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। अब हमें लगे हाथ इनके एग्जाम्पल भी पढ़ लेने हैं जिनके बीच में वीक डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन है। सर ये डाइपोल डाइपोल का मतलब क्या होता है? डाई दो, पोल मतलब चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सिंपल। जैसे यहाँ पे देखो HCl HCl, अब इनके ऊपर अट्रैक्शन होगा। कैसे? यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव और यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने खींच लिया, हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव और इस पे डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव। अब इनके बीच का जो भी अट्रैक्शन है ये क्या कहोगे? जी हाँ, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। डन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब इसमें कुछ बच्चों को ये भी डाउट आता है, सर HCl तो गैस होता है। अरे प्यारे बच्चों, HCl को आप ठंडा करके सॉलिड भी बना सकते हो, समझे? आगे की चर्चा करते हैं। आगे क्या है नेक्स्ट जो है, जो दूसरे टाइप का फोर्स हो सकता है वो होता है लंदन फोर्स, या फिर इसी को हम कहते हैं डिस्पर्जन फोर्स, या फिर इसी को कुछ लोग कहते हैं वैन डर वाल फोर्स। समझ में आया? और ये किनके बीच में होता है? जी हाँ प्यारे बच्चों, ये होता है नॉन पोलर के बीच में। किसके बीच में? नॉन पोलर के बीच में। जैसे ये किसके किसके बीच में होगा? जी हाँ, ये होगा के एग्जाम्पल हो सकते हैं O2, N2। ठीक है, आप हीलियम भी ले सकते हो, एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, हीलियम भी आप ले सकते हो, वरना किसी को डाउट आ जाएगा सर आपने तो इधर मॉलिक्यूलर सॉलिड में लिखा है कि मॉलिक्यूल्स होंगे, तो फिर आपने यहाँ पे हीलियम कैसे लिख दिया? जी हाँ, इस कैटेगरी में हीलियम भी आता है। तो पहला कौन सा हुआ बच्चों? पहला अगर आप देखें तो वीक डाइपोल डाइपोल। दूसरा कौन सा है? लंदन डिस्पर्जन। अब आ जाइए लगे हाथ तीसरे में, और तीसरे में मैं बताऊं आपको तो आता है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग है, और ये आपको मिल जाएगी किसमें किसमें? जी हाँ, इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, अमोनिया, देन कम्स HF, और फिर आप बोल सकते हो आइस, दैट इज नथिंग बट व्हाट? वाटर। एग्जैक्टली, आइस के अंदर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर कोई पूछे प्यारे बच्चों मॉलिक्यूलर सॉलिड में कितने टाइप के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वीक डाइपोल डाइपोल, लंदन डिस्पर्जन फोर्स, इसी को, इन तीनों को हम इन दोनों को हम लोग काफी वीक मानते हैं, इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ा स्ट्रांग होता है। ये CET का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के दो ही एग्जाम्पल है, अमोनिया और HF, और एक आइस, सॉरी मैंने दो बोला, अमोनिया है, HF है, और क्या है? आइस है। ओके, तो ये था हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड के बीच के इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में। अब बढ़ेंगे हम अपने तीसरी चीज के बारे में, दैट इज इनकी प्रॉपर्टीज। ओके, तो रूम टेम्परेचर पे अगर आप बोलो बच्चों तो ये सॉफ्ट सॉलिड होते हैं। क्या होते हैं? सॉफ्ट सॉलिड। पुअर कंडक्टर होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं किसके? जी हाँ, इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इनकी, जैसे मैंने सॉफ्ट सॉलिड लिख दिया तो आपको ये भी पता चल गया होगा कि इनकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होती है? लो होती है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट विल ऑल्सो भी लो। अब एग्जाम्पल क्या दूं? हर एक के हिसाब से मैंने एग्जाम्पल भी डिस्कस कर लिया। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब हम बढ़ेंगे अपने चौथे वाले सॉलिड पे, दैट इज कॉल्ड एज मेटालिक सॉलिड। तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट आ जाइए प्यारे बच्चों, तो हमारा जो चौथे टाइप का सॉलिड है वो है मेटालिक सॉलिड। और नाम में ही आप देख रहे हो, आपको पहला आंसर मिल जाएगा, नाम में ही पहला आंसर छुपा हुआ है। सर वो क्या है? वो है
मेटल्स। क्या है कि ये बना होगा किससे? मेटल्स। सबसे पहला पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है इसका? मेटल है। नेक्स्ट, मेटल है, कौन कौन से मेटल हो सकते हैं? अरे आयरन हो सकता है, कॉपर हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है। तो दूसरा पॉइंट आता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच कौन सा है बच्चों? मेटालिक बॉन्ड। ए सर ये मेटालिक बॉन्ड क्या होता है सर? मुझे नहीं मालूम है। कोई टेंशन ना लो, मैं बताता हूँ आपको मेटालिक बॉन्ड क्या होता है। चलो देखते हैं यहाँ पे। मान लीजिए ये मैंने एक मेटल का पीस ले लिया, ठीक है। अब इसमें मैं ले लेता हूँ, मेटल ले लिया है कॉपर, तो ये Cu है, ये Cu है, Cu। मैं आपको Cu नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये कॉपर को कह रहा हूँ, Cu जो कॉपर का सिंबल है। सब जानते हैं मेटल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं, तो कॉपर क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा बच्चों। तो लूज कर दिया, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन इसे छोड़ के चले गए, तो सारे कॉपर ने दो दो इलेक्ट्रॉन दिया, तो सारे कॉपर पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? +2 +2। जी हाँ, राइट। और ये जो दो इलेक्ट्रॉन गए हैं मेरे दोस्तों, ये भी तो उधर ही होंगे, तो उन्हें भी तो दिखाना ज़रूरी है। तो ये देखिए, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, कमी ही नहीं है, बस भर भर के क्या है? इलेक्ट्रॉन है। हर एक कॉपर दो दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है बच्चों, समझ गए? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। सर इसे आपने सी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों कहा? जैसे समंदर में पानी की कमी नहीं है, वैसे ही ये मेटल के स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, इसलिए इस इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहेंगे हम लोग? जी हाँ, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो कटायन है, ये जो आप देख रहे हैं कॉपर प्लस, और ये जो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है, इसी के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? मेटालिक बॉन्ड। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, इनके बीच में जो अट्रैक्शन होगा, ओके, ये एक कॉपर और एक इलेक्ट्रॉन की नहीं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, इसी को हम कहेंगे मेटालिक बॉन्ड। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। तो मैंने ये बता दिया आपको मेटालिक बॉन्ड। सो व्हाट इज मेटालिक बॉन्ड? अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कटायन एंड डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। सर डीलोकलाइज मतलब जो घूम रहे हैं, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। अब इनका हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी प्यारे बच्चों क्या है? हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आप सब जानते हो। आयरन को अगर मेल्ट करना है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा, और मेल्ट होने के पहले छोड़िए वो लाल लाल हो जाता है एकदम गुस्से से, ठीक है। तो मेल्ट करने के लिए आपको बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए। और फिर क्या बोल सकते हो? गुड कंडक्टर। क्या है? गुड कंडक्टर, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, और साथ ही साथ आप क्या कह सकते हो? जी हाँ, ये मैलिएबल और डक्टाइल भी है। ओए सर ये मैलिएबल क्या होता है और ये डक्टाइल क्या होता है? ए बिल्कुल टेंशन ना लो, हाँ मैं बता रहा हूँ। मैलिएबल मतलब क्या होता है? उसे हथौड़ों से मारोगे ना, धड़ाम धुड़ुम धुड़ुम धुड़ुम, तो ऐसा फैल जाएगा, मेटल फैल जाएगा। सर क्या सारे मेटल फैल जाते हैं? नहीं मेरे भाई, मेजॉरिटी ऑफ फैल जाते हैं। और सर ये डक्टाइल क्या है? उसे ऐसे ले के अगर स्ट्रेच करोगे तो वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जी हाँ, उसे ही कहते हैं डक्टाइल। ठीक है, तो ये हो गए इनकी क्या? फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब लास्ट पॉइंट पे आते हैं और इनके एग्जाम्पल लिखते हैं। जी हाँ, आयरन है, गोल्ड है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। हालांकि याद रखिएगा सारे मेलिबल डक्टाइल नहीं है, वरना सबको ही चिपका दोगे। तो ये था प्यारे बच्चों हमारा क्या? लास्ट सॉलिड, दैट इज मेटालिक सॉलिड। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और है जिसे हम पढ़ाना चाहेंगे आपको, दैट इज कुछ प्रॉपर्टी है सॉलिड की, दैट इज आइसोमॉर्फस एंड पॉलीमॉर्फस। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं और वो है आइसोमॉर्फिज्म। तो हम पढ़ने वाले हैं आइसोमॉर्फस। तो क्वेश्चन आता है दिमाग में, ये आइसोमॉर्फस क्या होता है? अरे बिल्कुल टेंशन ना लो बबुआ, हम सब पढ़ा दूंगा तुमको, समझ रहे हो? सबका सब पढ़ा दूंगा। आइसो मतलब नहीं, आइसो मतलब सब्सटेंसेस, या फिर मैं कहना चाहूंगा सॉलिड हैविंग
same crystal structure, solid having same crystal structure are called as isomorphous। ऐसे सॉलिड जिनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है सेम, उसे आप क्या कहोगे, आइसोमॉर्फस। अब दिमाग में घंटी बजती है सर उसके लिए क्राइटेरिया क्या है, तो उसके लिए क्राइटेरिया है उनके एटॉमिक रेशियो सेम होने चाहिए। क्या, एटॉमिक रेशियो सेम होना चाहिए। सर ये एटॉमिक रेशियो सेम होने का क्या मतलब है, चलिए बताता हूँ मैं आपको एक एग्जाम्पल की मदद से। एग्जाम्पल ले लीजिए सर, एग्जाम्पल क्या है, NaF एंड MgO। जी हाँ, आपके टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल है, सोडियम फ्लोराइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो Na एक और फ्लोरीन भी एक, तो 1:1। मैग्नीशियम एक, ऑक्सीजन भी एक, समझ में आया, तो रेशियो 1:1। अगर आप देखो एक और एग्जाम्पल, तो यहाँ पे है NaNO3 एंड ये CO3। अब यहाँ पे एटॉमिक रेशियो चेक कर लो मेरे दोस्तों, चेक करो, एक सोडियम, एक नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन। वैसे ही यहाँ पे एक कैल्शियम, एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन। ओए होए, समझ में आ गया, मतलब जो एटॉमिक रेशियो है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये है क्राइटेरिया किसके लिए, आइसोमॉर्फस के लिए। तो ऐसे सॉलिड जिनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम है तो उसे हम क्या कहेंगे, आइसोमॉर्फस कहेंगे। तो ये था किसका, सोडियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड सोडियम नाइट्रेट एंड कैल्शियम। आई होप बच्चों आपको ये समझा। ठीक है, अब कुछ और भी इसी से रिलेटेड चीज है सर, जिनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर, यहाँ पे तो दो अलग अलग कंपाउंड के क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम थे ना सर, सर क्या ऐसा हो सकता है एक ही कंपाउंड का अलग अलग क्रिस्टल स्ट्रक्चर? यस, नेक्स्ट वही पढ़ाने वाला हूँ बच्चों, उसे हम कहते हैं पॉलीमॉर्फस। तो नेक्स्ट जो है कंसेप्ट वो है पॉलीमॉर्फस। चलिए पॉलीमॉर्फस को भी देखते हैं। तो नाम में ही आपके यहाँ पे देख सकते हो बच्चों, पॉली मीन्स जब एक सब्सटेंस या फिर सॉलिड एक से ज्यादा क्रिस्टल स्ट्रक्चर में होता है। वन सब्सटेंस एग्जिस्ट इन मोर देन वन क्रिस्टल स्ट्रक्चर, उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। और जो सॉलिड ये प्रॉपर्टी दिखाते हैं उसे क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फस। मतलब जब एक ही कंपाउंड का ना अलग अलग क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा तो आप क्या बोलोगे, अरे ये तो पॉलीमॉर्फस है। सर एग्जाम्पल देके समझाओ ना सर, नहीं समझ रहा है सर, अरे बिल्कुल टेंशन ना लो। देखिए CaCO3 है, ये दो स्ट्रक्चर में होता है, एक है इसका कैल्साइट क्रिस्टल स्ट्रक्चर और दूसरा है एरागोनाइट। ये दो सेम कैल्शियम कार्बोनेट ही है मेरे बच्चों, लेकिन देखो अलग अलग स्ट्रक्चर में, कैल्साइट एंड एरागोनाइट। ठीक इसी तरह से सिलिका भी, जी हाँ SiO2 अलग अलग फॉर्म में होता है, जैसे अल्फा क्वार्ट्ज, सब आपके टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल है बच्चों, कुछ भी बाहर का नहीं है। बीटा क्वार्ट्ज और लास्ट में क्या आता है, क्रिस्टोबलाइट। आ रहा है समझ में, अपने दोस्तों तक फैला दो, बिलियन एजुकेशन आ गया है और सारा महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस खत्म करने वाला है। ठीक है, बस आग लग जानी चाहिए। तो सिलिका, अल्फा कॉर्ड्स, बीटा कॉर्ड्स एंड क्रिस्टोबिलाइट है, ये एक ही SiO2, लेकिन देख रहे हो स्ट्रक्चर अलग अलग है। सर समझ रहा हूं मैं, ये एक ही है लेकिन इसके रूप अलग अलग है। समझ में आ रहा है सर, मुझे लगता है कहीं ये नारायण ही तो नहीं अलग अलग रूपों में, अरे जो कहना है कह सकते हो, एक जो है बट इसके रूप अलग अलग है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने पॉलीमॉर्फिज्म भी पढ़ लिया, ठीक है, हमने आइसोमॉर्फिज्म भी पढ़ लिया। ओके, अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ेंगे जो कि है सॉलिड से ही रिलेटेड। ठीक है, अब सॉलिड का हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सॉलिड जब बनता है तो अरेंजमेंट कैसा होता है। अब सॉलिड के स्ट्रक्चर के हम भीतर जाने वाले हैं, बट लगे हाथ एक और चीज़ है मेरे दिमाग में, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पॉलीमॉर्फस के अंदर ही जनरली बच्चे ये पूछते हैं, तो जो मैं अभी आपको पढ़ाने वाला हूँ इसे कहते हैं आइसो
मॉर्फस, क्या कहते हैं इसे? आइसोमॉर्फस। तब ये आइसोमॉर्फस क्या है? नाम में ही है आइसो। अरे ये क्या गड़बड़ है, अभी तो इसे पढ़ाया मैंने, मुझे जो पढ़ाना है वो है एलोट्रोप। ठीक है, हमारे टेक्स्ट बुक में ये भी लिखा है, तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ। पॉलीमॉर्फस के अंदर ही आप कह सकते हो, बट यहाँ पे एक सब्सटेंस नहीं, एक एलिमेंट। कौन बच्चों? एक एलिमेंट। एक एलिमेंट जब अलग अलग क्रिस्टल स्ट्रक्चर में होता है, व्हेन एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन अ डिफरेंट स्ट्रक्चर, और वो भी कौन से स्ट्रक्चर? क्रिस्टल स्ट्रक्चर, देन इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं एलोट्रोपी। सर समझा नहीं, पॉलीमॉर्फिज्म और एलोट्रोपी में डिफरेंस नहीं समझा। देख रहे हो यहाँ पे बच्चों, कैल्शियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, सिलिका में सिलिकॉन है, ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक ही एलिमेंट होगा, मतलब सारे एटम क्या होंगे? सेम। जैसे कि कार्बन, हर जगह कार्बन कार्बन एंड कार्बन, और जो कार्बन होता है वो अलग अलग क्रिस्टल स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, और इसकी इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एलोट्रोपी। जैसे कि आप जानते हैं डायमंड, दूसरा क्या आता है? ग्राफाइट, और फिर फ्यूलरीन। So there is diamond, there is graphite and there is something called as फ्यूलरीन। आई होप प्यारे बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आ गया। जब एक एलिमेंट अलग अलग क्रिस्टल स्ट्रक्चर में होगा तो उसे हम एलोट्रोप कहेंगे, जब एक कंपाउंड अलग अलग क्रिस्टल स्ट्रक्चर में होगा तो उसे पॉलीमॉर्फिज्म कहेंगे या पॉलीमॉर्फस कहेंगे, और जब दो अलग अलग कंपाउंड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम होगा तो उसे हम क्या कहेंगे मेरे भाई? बोलिए जरा जल्दी बोलिए। जी हाँ, आइसोमॉर्फ। आगे समझ में? चलिए अब हम सॉलिड के भीतर चलते हैं और हम एक इंपॉर्टेंट टर्म को समझेंगे, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? स्पेस लैटिस। तो कुछ डेफिनेशंस है उसे देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा स्पेस लैटिस। अरे सर ये क्या है? बिल्कुल टेंशन ना लेना बच्चों, सब कुछ क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो स्पेस लैटिस क्या होता है? स्पेस लैटिस होता है अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स, अरेंजमेंट ऑफ, देखिए ये जो यहाँ पे देखिए बच्चों, ये जो लैटिस शब्द है इसका मतलब ही अरेंजमेंट होता है। लैटिस शब्द का मतलब ही अरेंजमेंट होता है। तो ये स्पेस कहाँ से आ गया? ठीक है, अरेंजमेंट किसका? ऑब्वियसली पार्टिकल्स का, लेकिन एक तरीका होता है, एक डेफिनेशन है, तो वो हम देखेंगे। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन थ्री डायमेंशनल स्पेस, अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन थ्री डायमेंशनल स्पेस इज कॉल्ड एज व्हाट? स्पेस लैटिस। ठीक है, कुछ लोग स्पेस लैटिस को क्रिस्टल लैटिस भी बोल देते हैं, बट मैं एक छोटा सा डिफरेंस है आपके सीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ। जैसे अब जैसे पॉइंट ही बोल दिया, तो चलिए अब पॉइंट बोल दिया है तो अब इसे दिखाना भी होगा। ये जो अरेंजमेंट आप देख रहे हैं इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जी हाँ, इसी को हम लोग स्पेस लैटिस या फिर लैटिस कहते हैं। है समझ में? ये क्या हो गया? लैटिस। ये लैटिस हो गया। अब ये लैटिस में मान लीजिए मैंने ये जो पॉइंट है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये जो पॉइंट है, अगर इस पॉइंट की जगह पे, इन पॉइंट्स की जगह पे पार्टिकल रखने शुरू कर दिए, एटम आयन या फिर मॉलिक्यूल रख दिए, तो वो क्या बन जाता है? क्रिस्टल लैटिस। तो सिंपली आप क्या कह सकते हो? व्हेन रिप्लेसमेंट ऑफ पॉइंट्स बाय पार्टिकल leads to formation of crystal lattice। याद रखेंगे आप ये? तो क्या है? रिप्लेसमेंट ऑफ पॉइंट्स बाय पार्टिकल लीड्स टू
फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल लैटिस, मतलब वो जो पॉइंट है उसकी जगह पे आप आयन या फिर एटम या कुछ ला देते हैं तो वो क्या बन जाएगा, जी हाँ, क्रिस्टल लैटिस या फिर क्रिस्टल। जैसे ये देखिए ये पॉइंट है, अब यहीं पे मान लीजिए इन पॉइंट की जगह पे मैं क्या कर देता हूँ, कुछ एटम या फिर कुछ आयन लेके आ जाता हूँ। ठीक है, तो ये क्या दे देगा वो देख लेते हैं। ये अब क्रिस्टल बन जाएगा, तो यहाँ पे इनके जगह पे या तो ये ग्रीन वाले पार्टिकल होंगे या फिर पिंक वाले, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इधर ग्रीन और पिंक, तो ये क्या बन गया आपका, जी हाँ, ये बन गया आपका क्रिस्टल। चित्रकारिता बहुत करनी पड़ रही है बच्चों, ये चैप्टर ही ऐसा है जिसको पढ़ने के लिए आपको चित्रकार बनना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट ये क्या बन गया हमारा, जी हाँ, ये हमारा बन गया क्रिस्टल। आई होप आपको समझ में आ गया है। ठीक है, अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, साथ ही साथ मैं आपके नोट्स का भी जुगाड़ कर रहा हूँ। अब आगे देखते हैं बच्चों। अब सॉलिड, आप सब जानते हो ऐसा स्ट्रक्चर है बड़ा सा, तो ऐसा कुछ ना कुछ तो होगा उसके अंदर जो बार बार रिपीट हो रहा होगा। मैंने क्रिस्टलाइन सॉलिड की आपको डेफिनेशन भी बताई थी। द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज रेगुलर इन थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है, मतलब सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर ऐसा कुछ तो है जो बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो जो बार बार रिपीट होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, यूनिट सेल। जैसे आप एक बिना प्लास्टर की हुई दीवार को अगर देखो, जी हाँ, ईट, ईट से जो बनी है, ब्रिक देखा ना आपने, लाल कलर का होता है जो जनरली, लाल या फिर लाइट ब्राउन आप ऐसे कह सकते हो। तो जो दीवार बनाते हैं हम रहने के लिए, जो घर बनाते हैं, उसमें हर एक ब्रिक मिलके क्या बना देती है, दीवार। तो हर एक ब्रिक को हम क्या बोलेंगे, यूनिट। ठीक है बच्चों, तो अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टर्म दैट इज कॉल्ड एज यूनिट सेल। तो चलिए बबुआ देखते हैं व्हाट इज यूनिट सेल। ओ सर, ये युनिट सेल काय असतं हो, टेन्शन घ्यायचं नाही, मी सर्व काही शिकवणार। तो क्या बोलोगे आप, यूनिट सेल स्मॉलेस्ट रिपीटिंग। सर स्मॉलेस्ट क्यों, मैंने पूरे दीवार में से एक ब्रिक लिया है ना रे बाबा, एक ब्रिक लिया है, ठीक है, तो सबसे छोटा हुआ ना, पूरा दीवार थोड़ी लिया है। तो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ crystal is called as यूनिट। तो क्या है यूनिट सेल, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट, जो बार बार रिपीट होगा उसे हम क्या कहेंगे, जी हाँ, उसी को हम कहेंगे यूनिट सेल। याद है पहला वाला जो डायग्राम लिया था मैंने, चलो आपको बताता हूँ। पहला वाला जो डायग्राम लिया था मैंने, इधर गया वो, ये देखो, यहाँ पे आ रहा है कुछ नज़र, यहाँ पे कुछ नज़र आ रहा है, ये देखिए, ये वाला डायग्राम आया नज़र में, ये बोलिए बोलिए। तो देख रहे हो ये एक यूनिट सेल है छोटा सा, ये लेफ्ट में भी, ये राइट में भी रिपीट हो रहा है, ऊपर भी रिपीट हो रहा है और लेफ्ट में भी रिपीट हो रहा है, तो ये हर जगह रिपीट हो रहा है। समझ में आया, तो इस छोटे से कोई हम क्या बोलेंगे, यूनिट सेल। अब आ जाते हैं अपने उस वाली पीडीएफ पे, तो ये देखिए, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रिस्टल इज कॉल्ड एज यूनिट सेल। चलिए एक चित्र बनाना तो बनता है, ठीक है। अब यूनिट सेल के कुछ पैरामीटर होते हैं, चलिए समझने की कोशिश, पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल।
ये यूनिट सेल बना रहा हूँ मैं ताकि आपको समझा पाऊँ। मान लीजिए एक छोटा सा यूनिट सेल है, ठीक है बच्चों। अब इसमें आप देख रहे हैं ये यूनिट सेल बार बार रिपीट होगा। बार बार रिपीट होगा मतलब ये ऐसे एक यूनिट सेल, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे ये बार बार एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों पे रिपीट होगा, ठीक है। अब इस यूनिट सेल में अगर आप देखें तो ये आ गई कौन सी, एक्स एक्सिस, ये कौन सी आ गई, वाई एक्सिस, और ये इधर क्या आ गया, ये एक्स एक्सिस आ गया, ये वाई एक्सिस आ गया और ये जेड एक्सिस। आगे चल के आप सीखेंगे कि जो यूनिट सेल है ये किससे बना होता है। जी हाँ, ये बना होता है पार्टिकल से। तो पार्टिकल कहाँ रहेंगे, ये देखिए, यहाँ पे पार्टिकल, यहाँ पे पार्टिकल, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ऐसे ऐसे ऑलमोस्ट हर जगह पार्टिकल होंगे। तो ये पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस होगा, देख रहे हैं आप, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके बीच में डिस्टेंस है। किस एक्सिस के लॉन्ग, एक्स एक्सिस के लॉन्ग। ऐसा ही वाई एक्सिस के लॉन्ग भी होगा, जेड एक्सिस के लॉन्ग भी होगा, और उनके बीच में एंगल भी होंगे। किसके किसके लॉन्ग, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के लॉन्ग, एक्स जेड एक्सिस के लॉन्ग, वाई जेड एक्सिस के लॉन्ग। तो टोटल 6 पैरामीटर होते हैं, ठीक है। तो सिंपली अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो इन अ यूनिट सेल देयर आर 6 पैरामीटर। सर ये पैरामीटर कौन से होते हैं, 3 एक्सियल लेंथ होती है। सर 3 ही एक्सियल लेंथ क्यों, अरे भैया 3 ही तो एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, एंड 3 एक्सियल एंगल्स, ठीक है। और 3 क्या है, एक्सियल एंगल है। चलिए अब यहाँ पे मैं आपको वो एंगल और एक्सिस बता देता हूँ। पहले इन्हें मिटा देता हूँ, चित्र में थोड़ा सा चेंजेस करता हूँ। अब देखिए, तो ये हो गया एक्स एक्सिस, जिसे मैं मान लेता हूँ ए, और ये हो गया वाई एक्सिस जिसे मैं मान लेता हूँ बी, और ये हो गया जेड एक्सिस जिसे मैं मान लेता हूँ सी। तो एक्स एक्सिस के अलोंग लेंथ क्या है ए, वाई एक्सिस के अलोंग लेंथ क्या है बी, और जेड एक्सिस के अलोंग लेंथ क्या है सी, ठीक है। अब आप यहाँ पे एंगल भी देख सकते हैं, ये देखिए एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो इसे याद रखने का तरीका भी बताऊंगा मैं साथ ही साथ। ये ए है और ये बी है, ए और बी के बीच में क्या नहीं आता, सी। तो आप मान लीजिए यहाँ पे उसे रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने लिख दिया गामा। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का जो एंगल है उसे आप क्या कहेंगे, गामा कहेंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये भी एक एंगल है, जी हाँ, किसके बीच में, एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस, दैट इज ए और सी के बीच में एंगल है। समझ में, एक्सियल लेंथ ए और सी जो है उनके बीच में भी एंगल है। तो ए और सी के बीच का एंगल को आप कैसे सिंपली याद रख सकते हैं, ए और सी के बीच में क्या नहीं आता, बी, तो ये हो गया बीटा। अब बचा तीसरा, तीसरा क्या है वो भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच का, सॉरी, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस के बीच का एंगल क्या होगा। तो नाम देख लीजिए, मैंने एक्सिस को जो नाम दिया है, एक्सियल लेंथ को जो नाम दिया है, तो ये बी है और ये सी है। बी और सी के बीच में क्या नहीं आता, ए नहीं आता। तो इस एंगल को मैं मान लूंगा अल्फा, या फिर आप कह सकते हैं अल्फा का सिंबल ऐसे दिखाई। आप दोनों में से कौन सा भी दिखा सकते हैं। इससे हमें समझ में आता है कि जो यूनिट सेल है उसमें 6 पैरामीटर होते हैं, मतलब अलग अलग टाइप के यूनिट सेल बन सकते हैं अगर आप एक्सियल लेंथ और एक्सियल एंगल को बदल बदल के ट्राई करो, ठीक है। समझ में आ रहा है, अलग अलग टाइप के। तो सर ऐसे कितने टाइप के यूनिट सेल पॉसिबल हुए, तो ऐसे तो अलग अलग टाइप के, अगर आप यूनिट सेल की बात करो तो यूनिट सेल तो बच्चों हम डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स। समझ में आया, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो पार्टिकल है वो सिर्फ कॉर्नर पे थे। समझ में आ रहा है, तो ये जो एक्सियल लेंथ और एक्सियल एंगल आप चेंज कर करके जो अलग अलग टाइप के क्रिस्टल बनाओगे तो उसे हम कहेंगे क्रिस्टल सिस्टम। मैं एक बार फिर बोलूंगा, ध्यान से सुनना बच्चों, एक्सियल लेंथ और एक्सियल एंगल को बदल बदल कर जो अलग अलग टाइप के क्रिस्टल बनते हैं तो उसे हम कहते हैं क्रिस्टल सिस्टम। तो ऐसे कितने टाइप के क्रिस्टल सिस्टम है,
तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा देयर आर 7 crystal system. There are how many type of crystal system? जी हाँ, 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। मैं उनके लगे हाथ नाम भी लिखना चाहूँगा ताकि आपको याद हो जाए। तो सबसे पहले आता है क्यूबिक, जो कि हमें सबसे ज़्यादा पढ़ना है, 90 to 95% क्यूबिक पढ़ना है। उसके बाद आता है टेट्रागोनल, उसके बाद आता है ऑर्थोरोम्बिक, क्यूबिक हो गया, फिर आएगा टेट्रागोनल, फिर आता है ऑर्थोरोम्बिक, फिर उसके बाद आता है मोनोक्लिनिक, फिर उसके बाद है ट्राइक्लिनिक, फिर उसके बाद आता है रोम्बोहेड्रल। जी हाँ, मैं ये ट्रिकी वे में लिख रहा हूँ, आपको भी बताऊंगा। और लास्ट में आता है हेक्सागोनल। ठीक है, तो आप देख